प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नंद का चंद में। आज आपका चैनल आपके लिए लेकर आया है कक्षा 9वीं दो बैलों की कथा के प्रश्नोत्तर। ये पाठ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है, जो कि हमने पहले पढ़ लिया था। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न आता है, कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? इसका उत्तर होगा, कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि वहां कैद पशुओं की संख्या का पता चल सके कि उनमें से कोई पशु भाग या मर तो नहीं गया है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, जो हमने पाठ में पढ़ा कि भाई जो कांजी होश में पशु कैद थे उनकी हाजिरी इसलिए ली जाती थी कि उनमें कोई पशु मर तो नहीं गया या कोई पशु भाग तो नहीं गया है, उनकी संख्या तो बराबर है। अब आता है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, छोटी बच्ची के मन में बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? इसका उत्तर होगा, छोटी बच्ची की मां मर चुकी थी। वह मां से बिछुड़ने का दर्द जानती थी, इसलिए जब उसने हीरा मोती की व्यथा देखी तो उसके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। प्यारे बच्चों, जो हमने पाठ में पढ़ा कि गया के घर में जो छोटी लड़की थी उसकी मां मर चुकी थी और उसकी सौतेली मां उसे बहुत पीड़ा देती थी, व्यथा देती थी। इसलिए जब उसने देखा कि ये बैल हैं, ये भी अपने मालिक से बिछुड़ गए हैं और इनका जो अब नया मालिक है वो इनको अच्छी तरह से चारा भी नहीं डालता है, तो उसके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। अब आता है प्रश्न नंबर 3। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? तो प्यारे बच्चों, जो पाठ हमने पढ़ा है उसमें हमने उसके अनुसार बताना है कि हमने कौन सी नीति की बातें इसमें सीखी हैं। तो इसका उत्तर होगा कि इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। नंबर 1, संकट में हमेशा मित्र की सहायता करनी चाहिए। भाई हमेशा हमें अपने मित्र की सदैव सहायता करनी चाहिए। अगर मित्र पे मुसीबत आ जाए तो हमें सदैव उसकी सहायता करनी चाहिए। ये नीति विषयक बात पढ़ी हमने। नंबर 2, आज़ादी के लिए हमेशा सजग रहना चाहिए। जिस प्रकार से हीरा मोती अपनी आज़ादी के लिए सजग रहे, उसी तरह से हमें भी सजग रहना चाहिए। हमें एक दूसरे की सहायता व सेवा करनी चाहिए। हमें हमेशा एक दूसरे की ज़रूरत पड़ने पर सहायता करनी चाहिए, एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। बड़े से बड़े संकट में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यानी कि हम पे चाहे कितना ही बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, हमें अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ना है, अपनी हिम्मत बना के रखनी है, जैसे कि हीरा मोती ने बना के रखी और अंत में वो अपने मालिक के घर पहुंच गए। अब आता है प्रश्न नंबर 4। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? कह रहे हैं लेखक कहता है कि भाई गधे को उसने मूर्ख नहीं कहा, उसने उसको कोई और अर्थ प्रयोग किया है उसके लिए। तो क्या किया है? तो इसका उत्तर होगा कि प्रेमचंद ने गधे की सहनशीलता, सीधेपन तथा गुस्सा न करने आदि गुणों के आधार पर उसे बेवकूफ के स्थान पर संत स्वभाव का प्राणी कहा है। किस स्वभाव का प्राणी कहा है? संत स्वभाव का। कह रहा है कि जो प्रेमचंद है लेखक, उसने देखा कि गधा सहनशील होता है, सीधा होता है, उसको कभी गुस्सा नहीं आता। इन गुणों के आधार पर उसको उसने मूर्ख नहीं कहा, उसको बेवकूफ नहीं कहा, उसको कहा संत स्वभाव का प्राणी। ठीक है, तो प्रेमचंद ने उसको मूर्ख के स्थान पर संत स्वभाव का प्राणी कहकर पुकारा है। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। जो हमने पाठ पढ़ा तो इसमें पता चलेगा हमें कि हीरा और मोती गहरे दोस्त थे। तो ऐसी कौन सी घटनाएं हैं? तो इसका उत्तर होगा कि निम्न घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। नंबर 1, पहली घटना कौन सी है? कि दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। पहले उसमें क्या बताया कि दोनों एक दूसरे को चाट करके और सूंघ करके एक दूसरे से प्रेम करते थे। दोनों बोझा ढोते समय ये सोचते थे कि एक दूसरे से अधिक वजन उठाएं। ठीक है, इसमें हम इसको लिख सकते हैं कि दोनों बोझा ढोते समय एक दूसरे से अधिक वजन उठाने की कोशिश करते थे। चारा खाते समय दोनों नांद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ उठाते थे। नांद क्या होती है? आपको पढ़ाते समय बताया था कि जहाँ पे पशुओं को चारा डाला जाता है उस जगह को नांद कहते हैं। तो जब वो नांद में मुंह डालते थे चरने के लिए, तो दोनों एक साथ मुंह डालते थे और दोनों एक साथ ही मुंह उठा लेते थे। और कौन सी बात है जिससे पता लगा कि दोनों गहरे मित्र थे? चौथी बात यह है कि दीवार टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया तो मोती भी नहीं भागा। कि जब दीवार तोड़ दी थी
तो हीरा कहने लगा मैं तो नहीं भाग सकता, तो मोती भी नहीं भागा, वो भी वहाँ पे रुक गया। और एक बात और थी कि जब मटर के खेत में वो चर रहे थे, कांजी होश में आने से पहले जब वो मटर के खेत में चर रहे थे, कुछ लोगों ने मोती को पकड़ लिया था, लेकिन हीरा वहाँ से भाग गया था। तो हीरा भी बंधक बनने के लिए वहाँ पे वापस लौट आया। तो इससे यह सिद्ध होता है कि दोनों गहरे मित्र थे, यानी कि दोनों ने एक दूसरे की मुसीबत में दोनों ने सहायता की, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे। अब आता है प्रश्न नंबर 6। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा कि इस कथन के माध्यम से प्रेमचंद यह बताना चाहते हैं कि समाज में महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, इसलिए समाज में नियम बनाए जाते थे कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार ना हो सके। कहानी में हीरा और मोती भले ही पशु हैं, फिर भी वे इस नियम को समझते हैं। कह रहा है कि कहानी में हीरा मोती पशु हैं, लेकिन उन्होंने जो उस समय के जो नियम बनाए गए थे कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार ना हो, जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उनसे अधिक काम लिया जाता था, उनकी दशा दयनीय थी, तो उनके साथ ऐसा व्यवहार ना किया जा सके, ये इस बात से स्पष्ट हो रहा है कि जो कि हीरा ने कही थी। अब आता है प्रश्न नंबर 7। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को किस तरह व्यक्त किया गया है। कह रहे कि जो किसान जीवन वाला समाज है, इसमें मनुष्य के और पशु के आपसी संबंधों के बारे में बताया गया है। तो इसका उत्तर होगा कि प्रेमचंद ने किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के भावनात्मक संबंधों को व्यक्त किया। कैसे संबंधों को व्यक्त किया भाई? भावनात्मक संबंधों को व्यक्त किया है कि दोनों एक दूसरे की भावना से जुड़े हुए हैं। पशुओं से प्रेम करने पर वे भी अपना प्रेम व्यक्त करते हैं, और अपमान करने पर गुस्सा व असंतोष व्यक्त करते हैं। कहता है कि पशुओं के साथ अगर हम प्रेम करेंगे तो वो भी हमारे से ऐसा ही बर्ताव करेंगे कि वो भी हमसे प्रेम करते हैं। अगर हम उनको गुस्सा करते हैं, मारते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो वो भी हमारे साथ असंतोष ही व्यक्त करेंगे, वैसा ही स्वभाव उनका भी होगा। प्रश्न नंबर 8। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। मोती ने कहा कि भाई इतना हो गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई जब उसने दीवार को तोड़ दिया था। तो कह रहा है कि मोती का जो ये कथन है, इसमें उसकी क्या विशेषताएं झलकती हैं। तो इस कथन से मोती की निम्नलिखित विशेषताएं सामने आती हैं। तो इसके उत्तर में हम पहले लिखेंगे कि इस कथन से मोती की निम्नलिखित विशेषताएं सामने आती हैं। नंबर 1, वह आशावादी है। कैसा है? आशावादी, आशा रखता है, क्योंकि वह यह सोचता है कि अब भी वह इस कैद से आज़ाद हो सकता है। उसको आशा है कि वो अब भी उस कैद से आज़ाद हो सकता है। वह स्वार्थी नहीं है। स्वार्थी का मतलब केवल अपने से ही मतलब नहीं रखता। खुद भागने के बजाय वह अन्य पशुओं को पहले भगाता है। वह खुद नहीं भागता, पहले दूसरे पशुओं को वहां से भगाता है। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो आशय प्रश्न में पहला आशय क्या दिखा है कि भाई उनमें कौन, ये बात दे रखी है कि उनमें कौन सी ऐसी गुप्त शक्ति थी जो श्रेष्ठ होने के बावजूद मनुष्य में भी वह शक्ति नहीं है। तो इसका उत्तर होगा कि इस कथन के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है, लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस कथन का आशय यह है कि पशु बिना बोले एक दूसरे के मन की बात समझ लेते हैं, जबकि जीवों में श्रेष्ठ कहा जाने वाला मनुष्य यह कार्य नहीं कर सकता। कह रहा है कि जो हम मनुष्य हैं, हम सभी जीवों में श्रेष्ठ हैं, लेकिन हम किसी के मन की बात एक दूसरे की तरफ देखकर नहीं समझते, जबकि पशु एक दूसरे की बात को समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 का ख पार्ट है, उसमें कहा है कि उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। कह रहा है कि जो रोटी बच्ची दे के जाती थी उनको, उससे उनकी भूख तो नहीं मिलती थी, लेकिन उनके दिल को भोजन मिल जाता था। का मतलब क्या है, इसका आशय बताना है। इसका उत्तर होगा, जब हीरा और मोती गया के घर पर थे तो वह उन्हें सूखा चारा डालता था जिससे वो भूखे रहते थे, लेकिन वहाँ एक नन्ही लड़की उन्हें एक एक रोटी दे जाती थी जिससे उनका पेट तो नहीं भरता था, परंतु उसे खाकर उनका दिल खुश हो जाता था। एक नन्ही लड़की थी, छोटी सी लड़की थी, वो उनको एक एक रोटी दे जाती थी जिससे उनको संतुष्टि मिलती थी, उनका दिल खुश हो जाता था। क्यों खुश हो जाता था? क्योंकि वो समझते थे कि हमें यहाँ पर भी कोई चाहने वाला है, यहाँ पर भी हमसे कोई प्रेम करने वाला है। अब जो प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 10, इस प्रकार के प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं,
क्योंकि वार्षिक परीक्षा के लिए दे रखा है कि आपका एक बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। इनके 2 प्रश्न बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे। तो उनमें बहुविकल्पीय का मतलब यही होता है कि एक प्रश्न होता है, उसके 4 उत्तर होते हैं, उनमें से आपको छांट के सही उत्तर लिखना होता है। तो प्रश्न नंबर 10 का कह रहा है कि गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने को दिया, क्योंकि गया ने दोनों बार उनको सूखा भूसा दिया। एक बार तो लेके आया था, फिर भाग गए थे, फिर दोबारा ले आया था, तो उनको उस समय भी सूखा भूसा दिया। क्यों दिया? तो इसका पहला कह रहा है कि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। क्या ये बात सही है? या दूसरी बात सही है, खा में कह रहा है कि गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। गा में कह रहा है वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। घ में कह रहा है उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। तो इनमें से कौन सी बात सही है कि उनको सूखा भूसा क्यों देता था? तो इसमें उत्तर होगा ग। हमने पाठ को पढ़ा है कि वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, हीरा मोती ने उसको तंग कर दिया था। ठीक है, क्योंकि हीरा मोती ने सोच लिया था कि हमारे मालिक ने इसको बेच दिया है, इसलिए हीरा मोती ने उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया, तो उसने भी उनको सूखा चारा खाने के लिए दिया। तो इसका उत्तर हमने लिख दिया नीचे, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। अब आता है हमारा भाषा अध्ययन। ये प्रश्न भी आपके व्याकरण में से पूछे जा सकते हैं कि जैसे निपात किसे कहते हैं, या कोई शब्द दे दे, कोई वाक्य दे दे कि बस इतना ही काफ़ी है, और ही के नीचे अंडरलाइन कर दे कि रेखांकित शब्द क्या है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये रेखांकित शब्द क्या है, ये ही निपात है। क्या है ये? निपात। इसको आप लिख के बता सकते हैं कि रेखांकित शब्द निपात है। तो अब बात आती है कि निपात कहते किसे हैं। तो इसका उत्तर है कि जो शब्द वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम करते हैं, उन शब्दों को निपात कहते हैं। कोई वाक्य है, उसमें किसी बात पे जोर देता है कोई शब्द, वही निपात कहलाता है। जैसे बस इतना ही काफ़ी है, काम कर दिया। या मानो किसी को दूध डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि बस इतना ही काफ़ी है, कि यानी कि उस चीज़ पे जोर दे रहा है कि बस इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा मत डालना। फिर मैं भी जोर लगाता हूँ, जैसे मैं भी जोर लगाता हूँ, यानी कि मैं भी जोर लगाता हूँ, ये बात दे रखी है जोर लगाने पे, तो ये भी क्या है? निपात है। इन वाक्यों में ही और भी निपात हैं। इस प्रकार से आप निपात को छांट सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है, कोई 5 मुहावरे छाटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहली बात तो हमने मुहावरे देखने, प्रेमचंद जी ने बहुत से मुहावरों का प्रयोग पाठ में किया है, और मुहावरों को छाट के उनका अर्थ लिखना है, फिर उनको वाक्य में प्रयोग करना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो जब हम वाक्य बनाते हैं मुहावरे का, तो उसमें मुहावरे के अर्थ का प्रयोग नहीं करते, मुहावरे को ही लिखते हैं जब हम उसका वाक्य बनाते हैं। जैसे हिम्मत हारना, ये मुहावरा है, इसका अर्थ हो गया निराश होना। अब वाक्य बनाया हमने, असफलता के बाद राहुल हिम्मत हार गया, यानी कि हमने किसका प्रयोग किया? हिम्मत हारने का, ना कि हमने प्रयोग किया निराश होने का। यानी कि जो मुहावरा था वाक्य में, उसी का प्रयोग किया कि राहुल हिम्मत हार गया। मुहावरा 2 है टकटकी लगाना। टकटकी लगाने का मतलब निरंतर देखना। वह दरवाजे पर टकटकी लगाए देखता रहा। ठीक है, यानी कि मुहावरे का ही प्रयोग हो रहा है वाक्य में। तीसरा है जान से हाथ धोना, मर जाना। तेज वाहन चलाना जान से हाथ धोना है। कोई वाहन तेज चलाता है, एक्सीडेंट होता है और उसकी जान भी जा सकती है, यानी कि तेज वाहन चलाना जान से हाथ धोने के बराबर है, मरने के बराबर है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुकाबला करना। भारतीय सेना ने दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अब आप समझ गए होंगे कि मुहावरे को जब वाक्य में प्रयोग करते हैं, तो वाक्य में मुहावरा ही लिखा जाता है, ना कि उसका अर्थ लिखा जाता है। दांतों पसीना आना, कठिन परिश्रम करना, ये इसका अर्थ हो गया। इतना भारी सामान उठाने से रवि को दांतों पसीने आ गए। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे मुंशी प्रेमचंद के पाठ 2 बैलों की कथा के प्रश्नोत्तर थे। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली अगली वीडियो का समय से पता लग जाए और आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें। धन्यवाद।